अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसका आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, पहला है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये आज हम तीनों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक्स हैं और ये इसके सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो थ्योरी और लॉ का डिफरेंस आता होता है पेपर में मोस्टली। तो आपने ये वाला जो टॉपिक है ये लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करके जाना, इनका डिफरेंस आता होता है। तो थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी क्या होती है? ये कोई भी आइडिया हो सकता है या कोई आइडियाज हो सकते हैं that are intended to explain facts or the events। यानी कि कोई भी फैक्ट है उसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो कोई भी आइडियाज जो हम लोग सोचते हैं वो एक थ्योरी बनाती है। इसका आपको मजीद बताती हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये एक्सप्लेन करता है why पर्टिकुलर फिनोमेना अकर करता है नेचर में। इसका मतलब ये है कि इसने क्या एक्सप्लेन करना है कि कोई भी फिनोमेना जो नेचर में अकर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसने ये नहीं थ्योरी ने बताना कि किस तरह हो रहा है। ठीक है, इसने बस ये बताना है कि क्यों हो रहा है। कोई भी फिनोमेना है नेचर में वो क्यों हो रहा है तो वो एक थ्योरी बनती है। साइंटिफिक मेथड जब अप्लाई करते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो उसमें हम लोग हाइपोथेसिस निकालते हैं। हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है। अब जब हाइपोथेसिस हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा निकाली हैं, ठीक है, अब वो अगर सपोज के हाइपोथेसिस को, कोई एक हाइपोथेसिस है उसको मल्टीपल टाइम्स उसको टेस्ट किया जा रहा है और वो मल्टीपल टाइम्स जितनी मरतबा भी उसको टेस्ट किया जा रहा है डिफरेंट तरीक़ों से, वो एक्सेप्टेंस में ही आ रही है तो वो बनाएगी एक थ्योरी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि थ्योरी किस तरह बनेगी कि जब कोई भी हाइपोथेसिस है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है टेस्ट किया गया लेकिन किसी भी टाइम पे वो रिजेक्ट नहीं हुई तो वो एक थ्योरी बन जाएगी। और थ्योरी हमेशा सपोर्ट करती है किसी ग्रेट एविडेंस के, यानी कि थ्योरी बनाने से पहले बहुत ज़्यादा एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं थ्योरी को के साथ तो फिर बाद में एक थ्योरी बनती है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना कि थ्योरी का बताएं क्या होता है, कोई अलग से शॉर्ट भी आ सकता है या फिर मोस्टली ये आते हैं कि डिफरेंस बताएं, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है मल्टीपल टाइम्स में और उसमें रिजेक्शन नहीं होती और ये सपोर्ट तब होती है जब बहुत ज़्यादा एविडेंसेस उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर बाद में एक थ्योरी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ एंड प्रिंसिपल। अब लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होता है? लॉ एंड प्रिंसिपल की बात करें तो लॉ एंड प्रिंसिपल में ये होता है कि हम लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है हाउ दैट पर्टिकुलर फिनोमेना अकर। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वो पर्टिकुलर फिनोमेना क्यों अकर हो रहा है, कि व्हाई इट अकर्स, वो थ्योरी थी। लॉ एंड प्रिंसिपल में देखना कि हाउ दैट पर्टिकुलर फिनोमेना अकर, यानी कि किस तरह हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं। अब लॉ एंड प्रिंसिपल कब बनेगा? जब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं कि जो पर्टिकुलर थ्योरी है ना उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको डिसप्रूव किया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जाती हैं। उसके बाद जाके लॉ बनता है। अगर फिर भी वो मतलब उसमें रिजेक्शन नहीं आई ना, उसके बाद जाके लॉ बनता है या कोई प्रिंसिपल बनता है। अच्छा, बायोलॉजिस्ट इसमें बार बार एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो डिसप्रूव करें लेकिन फिर भी वो डिसप्रूव नहीं हो रही, तो फिर थ्योरी क्या करेगी? वो सरवाइव करेगी सच डाउटफुल अप्रोच के अब मतलब कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इसको कोई डिसप्रूव कर सके। ठीक है, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। और जितने भी उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो उस पर मतलब अप्लाई इस तरह से हो रही है कि हर एक में एक्सेप्टेंस ही आ रही है, तो वो क्या बनेगा? वो बाद में लॉ एंड प्रिंसिपल बन जाएगा। अब जब पेपर में आएगी ये वाली डेफिनेशन तो आपने यहाँ से लिखनी है कि इस तरह से होता है। थ्योरी में ये था कि हम लोगों ने सिर्फ उसमें
हाइपोथेसिस देखी थी, उसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया था और वो एक्सेप्टेंस आ रही थी, तो वो थ्योरी बन जाती है। लॉ एंड प्रिंसिपल में क्या है कि अगर थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाता है लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेंस होती है, तो वो क्या बन जाती है, लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। अब कुछ साइंटिफिक लॉज अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी में भी कुछ लॉज हैं। अब कोई भी साइंटिफिक लॉ है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। यानी कि ये जो लॉ होता है कि इसको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, ये एक फैक्ट बन गया है नेचर का, उसको वो साइंटिफिक लॉ होता है। ठीक है, ये जो होती है साइंटिफिक लॉ होता है, ये इसको इररिफ्यूटेबल थ्योरी भी कहते हैं। इररिफ्यूटेबल थ्योरी का क्या मतलब है कि वो वाली थ्योरी जिसको इम्पॉसिबल है कि कोई रिजेक्ट करे। ठीक है, इम्पॉसिबल, तब जाके कोई लॉ बनता है। ठीक है, इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल के कोई उसको रिजेक्ट करे। अब हम अगर साइंस के लिहाज से देखें तो साइंस में भी दो लॉज हैं, बायो में स्पेशली, जो अभी तक लॉज बन चुके हैं। एक है हार्डी वेनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब पेपर में आपको आएगा ना लॉ और प्रिंसिपल की, तो आप उसमें ये वाली एग्जांपल लॉज के तौर पर लिख सकते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। एग्जांपल्स लास्ट में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया करनी है, मैं आपको साथ साथ इसलिए दे देती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बस इतना ही था। अगला हमारे पास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा तो ये क्या होती है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन कोई भी, नेम्स भी हो सकते हैं, डेट्स भी हो सकती हैं, वैल्यूज भी हो सकती हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कहाँ से ली है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन निकाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। वो प्रॉपर एक क्या है, डेटा है हमारे पास। अब हम अगर डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या करना है, जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट किया और उसको ऑर्गेनाइज कर देना है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक प्रॉपर वे में इकट्ठा कर लेना है, और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, टेबल्स या फ्लो चार्ट्स। यानी कि पूरा डाटा जितना भी कलेक्ट किया उसको अब क्या करनी है, किसी भी ग्राफिक की फॉर्म में या किसी टेबल की फॉर्म में सारा लिख देना है, और या फिर कोई फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि इस तरह से प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्रॉपर तरीके से जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन से पहले करना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। तो इससे हम लोग ये क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि इससे एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है, एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। अगर देखो डाटा को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया होगा, वो डिफरेंट जगहों में मौजूद होगा, तो हम एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से करेंगे। इसलिए डाटा की ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब डाटा एनालिसिस की बात करें तो डाटा एनालिसिस हम लोग किस तरह से करते हैं कि डाटा को हम लोगों ने इसमें एनालाइज करना होता है। ऊपर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज तो कर लिया डाटा, अब एनालिसिस करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोगों ने हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। और ये किस तरह से करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। उसके बाद डाटा एनालिसिस में एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम लोग किस तरह से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम इसमें रेशो और प्रोपोर्शन यूज़ कर सकते हैं। रेशियो क्या होती है, रेशियो कह लें कि हम लोग डिवाइड के साइन को एज अ रेशियो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो हम लोग जैसे कि है कि मस्किटोज हैं, ठीक है, 150 मस्किटोज हैं और उन्होंने बाइट किया है 50 मलेरियल पेशेंट्स को। ठीक है, अब इसकी रेशियो किस तरह से निकलेगी, हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो इसकी रेशियो इस तरह से आएगी कि 3:1। तो इस तरह से 50 से डिवाइड करने के बाद 3:1 जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आई। तो रेशियो इस तरह से होती है। और प्रोपोर्शन क्या होती है, वो जब हम लोगों ने दो रेशियोज को इक्वल करना हो तो
दो मतलब रेशियोज को इकट्ठा करके एक बीच में प्रोपोर्शन का साइन डाल देते हैं, ठीक है। और जब प्रोपोर्शन में हम लोगों ने क्या करना होता है कि 4 वैल्यूज होती है, उसमें से 3 गिवन होती है, तो हम चौथी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब डाटा एनालिसिस में हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स के रूल्स भी यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग स्टैट से क्या होता है कि समराइज कर लेते हैं डाटा को किस तरह से, बाय द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये चीजें आती होती हैं। तो मीन वैल्यू से हम लोग इस तरह से इजीली जो है वो समराइज कर सकते हैं डाटा को। इसके अलावा स्टैट से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई भी रॉ डाटा है इनटू इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से। कोई भी हमारे पास प्रॉपर तरीके में कोई डाटा मौजूद है नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली मौजूद नहीं है। स्टैट से हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन में। इससे हम लोग क्या करते हैं, बाद में समराइज करते हैं और बाद में रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स को। इसलिए हम लोग इसमें कुछ स्टैट्स के रूल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने स्टैट्स के रूल्स यूज किए, समराइज करते हैं डाटा को किस तरह से, मीन वैल्यूज वगैरह लगा के। और दूसरा ये कि रॉ डाटा को ये कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन में हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि इजीली समराइज कर सके प्रॉपर थ्रू आउट डाटा को, और साथ में हम लोग इसमें रिपोर्ट कर सकें रिजल्ट्स को, ठीक है। लास्ट अब हमारे पास टॉपिक आता है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, मैथ्स हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं साइंटिफिक प्रोसेस में। ये पहली बात तो ये इंटीग्रल पार्ट का रोल, मतलब इंटीग्रल रोल प्ले कर रहे हैं। इंटीग्रल का मतलब होता है कि बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं साइंटिफिक प्रोसेस में। मैथ्स किस तरह से कर रहे हैं ये थोड़ा सा आप भी सोच रहे होंगे। मैथ्स इस तरह से करते हैं कि मैथ्स में भी हम लोग कुछ एक तो स्टार्स यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी भी कुछ लॉजिक्स यूज की जा सकती हैं। डिफरेंट हमारे पास फिनोमेना आ जाते हैं साइंस में। तो इसमें अगर हम लोग नॉलेज अगर स्टडी कर रहे हो, जीन फाइंडिंग का नॉलेज, ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। या हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, क्वार्टनरी आ जाता है, टर्शियरी आ जाता है। अगर इनको स्टडी करना है तो इसमें भी हम लोग मैथ्स की कुछ लॉजिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ने प्रोटीन के साथ इंटरेक्शंस देखनी है तो इसमें भी हम लोग कुछ लॉजिक्स यूज कर सकते हैं। मैथ्स हमारे लिए, हमारे ये साइंस में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर हम मैथ्स में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, ये भी कह लें कि एक ब्रांच होती है मैथ्स में फर्दर, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत ज्यादा यूज की जा सकती है साइंटिफिक प्रोसेस में। इसमें कंप्यूटेशनल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ जाती हैं ताकि हम लोग एनालाइज कर सके बायोलॉजिकल डेटा को। यानी कि इसमें हम लोग कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं, या और भी इसकी कुछ स्टार्ट्स की टेक्निक्स आ जाती हैं, वो हम लोग यूज करके बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। आज ये आपको भी पता है कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, जैसे डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस आ जाता है, थ्योरी एंड लॉ, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी तौर पे आपने करना है, ठीक है। तो आज के लिए आज हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो बता दूंगी कि चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करने, कौन से टॉपिक किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी और आपने वो क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।